वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स में हम लोग 8 चैप्टर, इससे पहले 7 चैप्टर को हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 8 चैप्टर में रैखिक समीकरणों के निकाय के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों ने रैखिक समीकरण का जो चैप्टर है इसको आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, और इसका जो बेसिक है, जो समीकरण का जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, इसको आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं सीजी बोर्ड में। ठीक है, तो क्लास 6 में आप समीकरण क्या होते हैं इसको बेसिक आप लोग मिडिल स्तर में आप लोग इस चीज को पढ़े हैं, लेकिन क्लास 9 में आप लोगों ने रैखिक समीकरण के बेस में पढ़े हैं। उसके बाद क्लास 10 में इस चीज को आप लोग एक चर का रैखिक समीकरण और दो चर का रैखिक समीकरण के बारे में इसको अच्छे से पढ़े हैं तब, और 11th क्लास में इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को पढ़े हैं। अब 12th क्लास में हम लोग इसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि रैखिक समीकरण को निकाय के अंतर्गत, तो इसमें हम लोग अवधि का जो है उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से सहखंडज क्या होता है, सारणिक क्या होता है, उनका एक साथ उपयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण के बेस पे। तो बेसिकली जो समीकरण होता है भाई, समीकरण की शुरुआत जो कहाँ से होती है इसको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कोरोना काल के वजह से, एक वैश्विक समस्या की वजह से बहुत लोग फंडामेंटल नॉलेज को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग पहला जानते हैं भाई, इसके बाद हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेस को जानना अत्यंत आवश्यक है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप बेस को जानेंगे उतना ही आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। बेसिक जितना बेस जितना स्ट्रांग रहेगा आपका क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों का उसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्या होती है इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए किसी भी चीज की नींव तक पहुंचने के लिए उसका बेस को जानना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। अगर बेस को नहीं जानोगे तो उसके आंतरिक क्रियाकलाप में, आंतरिक विकल्प में, वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, वो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कब आएगा, कैसे आएगा, उसमें हम लोग किस तरीके से फार्मूला के अप्लाई करेंगे, तो उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, इस चीज का हम लोग यहाँ पर परिकल्पना देखेंगे। क्लियर? तो बेसिकली समीकरण को तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि समीकरण किसको बोलते हैं। दो कथनों के बीच में जो समता होती है उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं, जिसमें LHS होता है, RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, दायां पक्ष होता है, बायां पक्ष होता है, वाम पक्ष होता है, दक्षिण पक्ष होता है, LHS होता है, RHS होता है, RHS होता है, LHS होता है, दायां बायां बायां दायां, वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष, ये सभी समीकरण के तुल्य होता है, जिसमें दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? अब जैसे कि स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट के बेस में मैं यहाँ पर एक इक्वेशन के बेस पे लिख दिया, जैसे कि 4x + 5 = 10। ये बेसिक एक इक्वेशन, एक लाइनर इक्वेशन लिख दिया। लाइनर इक्वेशन मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण मतलब जिस चर राशि की घात 1 हो, जिस समीकरण में चर राशि की घात 1 हो, उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं, लाइनर इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग किसी संख्या के चौगुने में 5 जोड़ते हैं तो वह 10 के बराबर होता है। इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे लिख दिया वो होता है आपका इक्वेशन। तो आप लोगों को इक्वेशन भी सॉल्व करना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, और इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल के न्यू तक अगर हम लोग पहुंचते हैं तो आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आना ही चाहिए। इक्वेशन का जो बेसिक फंडामेंटल होती है उसमें 4 चीज होती है। इस 4 चीज को आप लोग याद रखिए कि जो प्लस होता है वो माइनस में जाता है भाई, जो माइनस होता है वो आपका प्लस में जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका डिवाइड में जाता है भाई, और जो आपका डिवाइड होता है वो आपका मल्टीप्लाई में जाता है भाई। ये बेसिक फंडामेंटल को आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को जानोगे उतना ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार के कोई भी समस्या नहीं होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो समीकरण के बेस पे ये तो हो गया भाई आप लोगों की प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है। क्लियर? प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड डिवाइड मल्टी, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टी डिवाइड डिवाइड मल्टी। ठीक है, इस तरीके से ये जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है इसको आप लोग जान सकते हैं। क्लियर? अब बात है यहाँ पर रैखिक की बात, रैखिक समीकरण की बात करते हैं, लाइनर इक्वेशन की बात करते हैं। मतलब जिस चर राशि की घात क्या होती है, 1 होती है, जैसे कि 2x + 1 = 10 लाइनर इक्वेशन है, 4y + 9 = 5 लाइनर इक्वेशन है, 3z + 9 = 12 ये भी लाइनर इक्वेशन है, ये भी लाइनर इक्वेशन है, ये भी लाइनर इक्वेशन है। तो 2x + 1 के बेस पे अगर देखा जाए तो ये 10 के बेस पे आता है भाई, और 4y + 9 के बेस पे देखा जाए तो ये 5 के बेस पे आएगा भाई, 3z + 9 के बेस पे देखा जाए तो 12 के बेस पे आएगा भाई। क्लियर? तो ये लाइनर इक्वेशन के तहत आएगा, तो जिसमें प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो इससे पहले आप लोग जो रैखिक समीकरण थे क्लास 9 के बेस पे देखे थे, जिसमें केवल आपको लाइनर इक्वेशन को सॉल्व करना था, जिसमें एक चर राशि का मान दिया रहता था, दूसरे चर राशि के मान को आप ज्ञात करते थे। क्लास 10 में जाकर के आप 3 विधि पढ़े थे, जिसमें विलोपन विधि पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, और एक पढ़े थे वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन हम इन तीनों सभी को कंबाइन करके अवयव के माध्यम से, सारणिक के माध्यम से
इस चीज को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे, वो भी यहाँ पर यूज होने वाला है। तो बेसिक से बेसिक चीज जो आप जानते हैं वो तो आपका लाइफ टाइम तक चलेगा भाई। अगर बेस आपका क्लियर नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए बेसिक से बेसिक चीज को जानना आपको बहुत ही जरूरी होता है। तो इस बेस में आपको जो ऑब्जेक्ट के बेस पे x इक्वल टू b का जो फॉर्मूला होता है भाई, जहां x के लिए a के लिए आपका वैल्यू होता है जैसे कि इस तरीके से होता है ax इक्वल टू b, ये जो फार्मूला होता है आपके पास a के लिए, अगर मान लेते हैं कि a का वैल्यू 1 2 1 3 4 5 6 7 8 ये है, x का वैल्यू को मान लेते हैं कि x y z, और b का वैल्यू को मान लेते हैं भाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बेस में। तब हमको यहाँ से x y z का वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है भाई वो ax इक्वल टू b के बेस पे होता है। क्लियर? तो लाइनर इक्वेशन के माध्यम से अगर इस चीज को देखोगे तो आप लोगों को सारणिक भी आनी चाहिए। इससे पहले जो चैप्टर हम लोग सारणिक के बारे में पढ़े हैं, आव्यूह के बारे में पढ़े हैं, सहखंडज क्या होता है, सहखंडज किस तरीके से निकाला जाता है, सारणिक में कब प्लस आता है, कब माइनस आता है, कब आप लोगों को ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, पॉजिटिव नंबर में किस तरीके से करते हैं, नेगेटिव नंबर में किस तरीके से करते हैं, ऑड नंबर रहता है तो क्या आता है, और इवन नंबर रहता है तो क्या आता है। इस तरीके से बेसिक जो ये चैप्टर है इसी फार्मूला के बेस से बनेगा ax इक्वल टू b। a का वैल्यू आपके लिए डाटा में दिया रहेगा 1 2 3 4 इस तरीके के बेस पे, और b का वैल्यू इस तरीके से दिया रहेगा, x का वैल्यू रहेगा आपका x y z के रूप में रहेगा। क्लियर? तो इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, लाइनर इक्वेशन को, रैखिक समीकरण को। ये रैखिक समीकरण में केवल एक ही एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें आव्यूह का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक नॉर्मल इक्वेशन के तहत आएगा जिसमें हम लोग नॉर्मल आव्यूह का प्रयोग करके उसको निकालेंगे, फिर सारणिक का प्रयोग करेंगे, फिर सारणिक आव्यूह दोनों को कॉम्बिनेशन करके इसका उपयोग करेंगे, फिर इस तरीके से इसका सहखंडज निकाल करके इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें हमको x y और z का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इस बेस पे x का वैल्यू किस तरीके से आएगा, y का वैल्यू किस तरीके से आएगा, z का वैल्यू किस तरीके से आएगा, इसको हम लोग ax इक्वल टू b के रूप में इसको फाइंड आउट करके बताएंगे। क्लियर? तो सारणी के माध्यम से आप लोग बेसिकली जान ही रहे हैं कि जो सारणी के माध्यम से हम लोग जो यहाँ से सहखंडज जो निकालते थे भाई, जैसे कि 1 2 1 3 4 5 6 7 8, इस बेस पे हम लोग निकालते थे इस तरीके से सहखंडज के माध्यम से, जिसमें ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 इस माध्यम से होता था। तो एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम लोग a11 के लिए निकालते हैं, a11 के लिए मतलब इसके लिए 1 के लिए निकालते हैं तो ये क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये वाला कॉलम छूटता है, मतलब कितना होता है 4 5 और 7 8 होता है, मतलब ये होता है 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32 ऋण 7 5 6 35 बराबर ऋण 3 आएगा, क्योंकि ये 1 + 1 2 जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर। उसके बाद हम लोग करते हैं a12 के लिए निकालते हैं भाई, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, माइनस आपका आगे आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं भाई 3 के लिए, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 1 7 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 ऋण 7 एकम 7, तो 16 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और ऋण का ऋण है 9, तो ये कितना हो जाएगा 27। इस तरीके से आप तीसरा के लिए निकाल सकते हैं, चौथा के लिए निकाल सकते हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, इसके लिए 1 बाय 1 करके इस चीज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 कितना होता है 3, जो कि ऑड नंबर है। 6 के लिए देखते हैं a13 के लिए, तो 6 के लिए देखते हैं, ये आपका 3 + 1 4 जो कि 1 नंबर है, मतलब पॉजिटिव आएगा। ये वाला छोड़ दो, तो यहाँ पर कितना बच गया 2 1 4 5, ये बच गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 6, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 में 4 जाएगा तो 6, 6 छक्का 36। a13 के लिए आपका इतना आएगा, a13 के बेस में आप लोगों का इस बेस पे आएगा। उसी प्रकार a21 के लिए निकालेंगे, a22 के लिए निकालेंगे, a23 के लिए निकालेंगे, a31 के लिए, a32 के लिए, a33 के लिए निकालेंगे। तो इसमें आपका क्या आएगा 2 + 1 3, नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसमें 3 + 2 माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा भाई, और इसमें माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा प्लस आएगा। और जैसा मैं सॉल्व किया हूँ इस तरीके से आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, जैसे कि हम लोग रैखिक समीकरण के अंतर्गत में इस चीज़ को देख रहे थे। क्लियर? तो इसके अंतर्गत आप लोगों को सारणिक का जो वास्तविक चीज़ है उसको निकालना आना चाहिए, सहखंडज निकालना आना चाहिए। जैसे कि सारणिक की दृष्टि से हम लोगों ने ये चीज़ देखे थे, यहाँ पर सारणिक की दृष्टि में क्या क्या चीज़ देखे थे, यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। सारणिक की दृष्टि से हम लोग ये चीज़ देखे थे कि यह सारणिक होता है, सहखंड होता है भाई,
ठीक है। सहखंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे सांडिक के दृष्टि से। अगर हम लोग यहाँ पर देखते थे कि जैसे कि ए का वैल्यू है कोई भी, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 7 है, 8 है और 9 है इस बीच में। अब इस बीच में हमको A1 का, जैसे कि ए का मॉड निकालना है, मतलब सांडिक निकालना है ए का मॉड, तो सर्वप्रथम एक का निकालते हैं। पहला 1 की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 1 के दृष्टि से देखेंगे तो ये 5 आएगा, 6, 8 और 9 आएगा। माइनस आता है 4 की दृष्टि से देखें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर प्लस हो जाएगा। 7 की दृष्टि से देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 और 5 और 6, ये हो जाएगा। क्लियर। तो एक का निकालते हैं, या तो आप कॉलम के बेस में निकालो या रो के बेस में निकालो, दोनों में से एक, या तो 1, 2, 3 के बेस में निकालो या 1, 4, 7 के बेस में निकालो। क्लियर। या तो 1, 4, 7 के बेस में या 1, 2, 3 के बेस में। हम लोग यहाँ पर A1 के लिए देख रहे हैं, मतलब इसकी दृष्टि से देख रहे हैं, A11 की दृष्टि से। तो जब भी सारणी की ए मॉड निकालना था तो किसी एक के लिए निकालना रहता है। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग, तो A1 ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, माइनस हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 6 के साथ, -4। यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ, -8 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ, +7 हो जाएगा। और यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ, और माइनस हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ। क्लियर। चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। 1 के बेस में देखते हैं तो इसका तो 1 का मल्टीप्लाई है 1 ही रहेगा। 9 5 जो कितना होता है 45, -8 6 जो कितना होता है 48, -4 यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 8 3 जो कितना होता है 24 +7, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और -5 3 जो कितना होता है 15, ये हो जाता है। क्लियर। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 45 - 43 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 -4। यहाँ से कितना हो जाएगा 18 - 24 के बेस में देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस का चीज़ है तो कितना आ जाएगा -6। क्लियर। +7 यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 है, -15 है तो -3 हो जाएगा ये। क्लियर। यहाँ से आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -3 हो जाएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, +6 4 जो कितना होता है 24। क्लियर। और यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, -7 3 जो 21। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा, -24 + 24 इक्वल टू आपका मॉड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर। ये रहेगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर A11 का वैल्यू निकालेंगे, A12 का वैल्यू निकालते हैं, A13 का वैल्यू निकालते हैं, A21 का वैल्यू निकालते हैं, A22 का वैल्यू निकालते हैं, A23 का वैल्यू निकालते हैं, A31 का वैल्यू निकालते हैं, A32 का वैल्यू निकालते हैं, A33 का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको किस बेस पे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो 1 बाय 1 इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। चलिए ये किस बेस पे निकलता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस बेस पे यहाँ पर आप लोगों को बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। कई लोग प्लस माइनस की दृष्टि में इसको मिस्टेक कर लेते हैं, जिससे कि पूरा आपका जो सारणिक है वो पूरा आप लोगों का रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बेस पे। चलिए इसको ऊपर में लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर इस चीज़ को लिख देता हूँ। ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, जैसे ए के बेस पे हमारे पास ये था ना, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए के बेस पे था हमारे पास, ए के बेस पे यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था। अब हमारे पास जो होता है क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस तरीके से होता है। तो पहला एक एक के बेस पे हम इस चीज़ को निकालते जाते हैं। चलिए एक एक के बेस पे हम इस चीज़ को निकालते जाते हैं। तो पहला हम लोग A11 के लिए निकालते हैं। A11 के निकालेंगे मतलब माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 2 है, मतलब -1 टू द पावर हो जाएगा अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हम लोग। क्लियर।
चलिए तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 के दृष्टि से हो जाएगा, A11 के लिए हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 5 6 और 8 और कितना हो जाएगा 9, ये इतना हो जाएगा। 1 की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये 1 की दृष्टि से देखेंगे तो ये A11 के लिए इतना हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 1 ब्रैकेट है कितना 9 5 जा हो जाएगा, 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 इक्वल टू आ जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इसलिए चेंज नहीं होगा भाई। दूसरा निकालते हैं A12 के लिए, A12 के लिए निकालते हैं। A12 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का जाएगा A12 के लिए निकालेंगे, ये जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ से 8 3 जा 24, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 2 है, ये +1 है, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -24 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6 -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये पहला A11 के लिए, A12 के लिए, अब A13 के लेंगे तो ये 3 + 1 4 मतलब इवन नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, 2 3 5 6, यहाँ पर है 2 3 और 5 और 6। ठीक है, 2 और 3 और 5 और 6, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। इसमें तो पॉजिटिव ही रहता है मतलब -3 ही आएगा। आगे जैसे देखते हैं A21 के लिए हम लोग, A21 के लिए मतलब इसमें नेगेटिव आ जाएगा। A21 के लिए देखते हैं, ये वाले कॉलम को छोड़ दो, ये वाले को छोड़ दो, क्या बचा 4 6 7 9, 4 6 7 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा हम लोग कितना हो जाएगा 36 माइनस 7 6 जी कितना हो जाएगा 42, तो माइनस है। अब 42 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा 6 -6 माइनस माइनस का +6, इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं A22 के लिए देखते हैं, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 2 + 2 4 इवन नंबर है। इसके लिए देखते हैं तो ये वाला जाएगा, ये वाला 1 3 7 9, 1 3 7 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21, तो कितना हो जाएगा 21 में 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 -12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं A23 के लिए। A23 के लिए देखते हैं, इसमें 3 + 2 5 माइनस हो जाएगा। इसके लिए ये देखेंगे, ये देखें 1 3 4 6, 1 3 4 6, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस का हो जाएगा +6। चलिए आगे देखते हैं, ये तो A23 के लिए हो गए। अब A31 के लिए देखते हैं, A31 के लिए निकालते हैं, तो A31 के लिए निकालते हैं, ये वाला छूटेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8, 4 5 7 8, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 7 5 जा 35 इक्वल टू -3। A32 के लिए, A32 के लिए देखते हैं माइनस हो जाएगा, और ये 6 की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाला कटेगा, तो 1 2 7 8, 1 2 7 8, 1 2 7 8, ये बचेगा तो माइनस हो जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14, कितना बचेगा 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, तो -6 इक्वल टू हो जाएगा +6। A33 के लिए देखते हैं इस चीज़ को, ये तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव की दृष्टि से ये वाला काटेगा 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये 5 1 जा 5 -4 2 जा 8 इक्वल टू -3 आएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, एक पॉजिटिव के बेस पे, एक नेगेटिव के बेस पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव
एक नेगेटिव के बेस पे इस चीज़ को निकालेंगे तो 1 2 3 के बेस पे रहेगा, 4 5 6 के बेस पे रहेगा, 7 8 9 के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो एक पॉजिटिविटी के तहत निकालिएगा, एक नेगेटिव के तहत। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि किस में प्लस आता है किस में माइनस आता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 1 + 1 1 + 1 = 2 होता है, जो कि इवन नंबर है मतलब धनात्मक। उसी प्रकार 1 + 2 क्या है 3, जो कि है ऑड नंबर मतलब ऋणात्मक। ये भी 1 + 3 क्या है आप लोगों का धनात्मक, 3 + 1 4। ये क्या है 2 + 1 ऋणात्मक क्योंकि 3 है, 2 + 2 पॉजिटिव है, इवन नंबर है, और 2 + 3 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव। 3 1 क्या है आप लोगों का 3 + 1 4 मतलब इवन नंबर है मतलब प्लस। 3 + 2 5 नेगेटिव नंबर है मतलब ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव। ये आप लोगों का इवन नंबर इसलिए पॉजिटिव। इवन नंबर सम संख्या है तो आपका धनात्मक आएगा, धनात्मक प्लस आएगा। और अगर ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा ऋणात्मक, ये आएगा। तो इस चीज़ को देखना, एक प्लस के रूप में है एक माइनस के रूप में है, एक माइनस के रूप में तो एक प्लस के रूप में, क्या होता है इस चीज़ को देखना। जो प्लस प्लस की दृष्टि से होता है माइनस माइनस की दृष्टि से होता है, इस चीज़ को आप लोग देखते जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, ये माइनस होता है और गुणा के नियम में बता रहा हूँ मैं, किसका नियम बता रहा हूँ, गुणा का नियम। देखिए गुणा का नियम मैं बता रहा हूँ, ये माइनस गुणित माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस, ये माइनस गुणित प्लस इक्वल टू क्या होता है माइनस, ये प्लस गुणित माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस, ठीक है। और एक होता है प्लस गुणित प्लस इक्वल टू होता है प्लस, ये दो चीज़ में प्लस होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये गुणा के नियम के बेस में होता है, गुणा के नियम के बेस पे होता है। अगर जोड़ के नियम के बेस पे देखें हम लोग, प्लस जब माइनस से जुड़ता है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है। उसी प्रकार माइनस भी जुड़ता है प्लस के साथ, तो डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या बड़ा है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन माइनस जुड़ेगा आपके साथ माइनस के साथ तो माइनस ही होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और प्लस आपका जुड़ता है प्लस के साथ तो फिर भी आपका प्लस ही होता है, इस चीज़ को याद रखना। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि प्लस के साथ माइनस का अटैचमेंट कैसे होता है, माइनस के साथ प्लस का अटैचमेंट कैसे होता है, इस चीज़ को लेकर के। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के तो इसका जो फार्मूला जो हम इस चैप्टर में जो क्लियर करने वाले हैं ax + b के रूप में, ठीक है, ax = b के रूप में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। जिसे मान लेते हैं कि एक रूप में दिया गया है आपका, कोई दिया गया है 1 4 3 6 2 9 7 2 4, इस तरीके से दिया गया है। हमारे पास x का वैल्यू भी है x y z के रूप में, और b का वैल्यू भी दिया गया है इस तरीके से। मान लेते हैं b का वैल्यू दिया गया है 9 7 6 5 4 3 2 3 4, इस बेस पे दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ से इस चीज़ के लिए भी हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं, यहाँ से गुणन के रूप में निकाल सकते हैं, डिवाइड के रूप में निकाल सकते हैं। ये तो आप लोगों का डिवाइड के बेस पे आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग x y z के रूप में इस चीज़ को करते हैं, ये आप लोगों का डिवाइड के बेस में हो जाएगा। ये आप लोगों का जैसे कि 9 है 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 3 है 4 है, बाय में ये आप लोगों का 1 है 4 है 3 है 6 है 2 है 9 है 7 है 2 है 4 है, इस बेस पे। क्लियर। आप इसका अलग अलग से निकाल सकते हैं, A11 की दृष्टि से और A12 की दृष्टि से, A13 की दृष्टि से, A21 की दृष्टि से। इस तरीके से आप लोग अलग अलग करके इसका आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने में तो आप लोगों को निकालना आ गया होगा A11 A12 A13 की इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि इसकी बात करें हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग,
भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो A11, A12, A13 और होता है A21, A22 और A23, A31, A32, A33 ये होता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 9 को, 7 को, 6 को और 5 को और 4 को और 3 को और 2 को और 3 को और 4 को, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो A11 के लिए पहला निकालेंगे, फिर A12 के लिए निकालेंगे, फिर A13 के लिए निकालेंगे, फिर A21 के लिए निकालेंगे, A22 के लिए निकालेंगे, A23 के लिए निकालेंगे, A31 के लिए निकालेंगे, A32 के लिए निकालेंगे, A33 के लिए निकालेंगे। तो 9 7 6 के बेस पे आएगा, 9 4 3 के बेस पे आएगा, 2 3 4 के बेस पे ये चीज़ आप लोगों का आएगा 1 बाय 1 करके। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं। तो पहला A11 के बेस पे करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, A11 के बेस पे करते हैं तो ये आपका 4 3 और 3 4 आ जाएगा। इस चीज़ के लिए A12 के लिए करते हैं, A12 के लिए करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये वाला हटेगा 7 6 3 4, 7 6 3 4 ये आ जाएगा। A13 के लिए करते हैं, A13 के लिए करते हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हटता है तो मतलब 7 6 4 3 आता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 4 3। A21 के लिए करते हैं भाई, A21 के लिए करते हैं ये वाला जाएगा 5 3 2 4, 5 3 2 4। A22 के लिए करते हैं भाई तो कितना हो जाएगा, ये वाला कॉलम 9 6 2 4, 9 6 2 4। और A23 के लिए करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A23 के लिए करते हैं तो ये वाला कॉलम 9 6 5 3, 9 6 ये 5 और 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग A31 के लिए करते हैं, A31 के लिए करते हैं तो 5 4 2 3, 5 4 2 3 ये होता है A31 के लिए। अगर A32 के लिए करते हैं, हम लोग A32 के लिए करते हैं तो ये वाला कॉलम जाएगा ये वाला 9 7 2 3, 9 7 2 3 ये वाला आएगा। A33 के लिए करते हैं, A33 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा ये वाला कॉलम जाएगा और ये 9 7 5 4, 9 7 5 4 ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा आपका 16 में 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा क्योंकि 1 + 1 पॉजिटिव है। ये आपका माइनस आ जाएगा 2 + 1 माइनस। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 माइनस 6 या कितना होगा 18, 28 में 18 जाएगा तो माइनस 28 में 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 10, माइनस 10 आ गया क्योंकि 2 + 1 ऑड नंबर है, ऑड मतलब नेगेटिव नंबर, 3 + 1 4 पॉजिटिव नंबर है मतलब 7 या 21 माइनस 6 चौक 24, 24 में 21 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा। उसी प्रकार इसका 5 चौक 20 माइनस 3 दूनी 6, तो 20 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14, ठीक है। क्योंकि ये 2 + 1 क्या है नेगेटिव नंबर इसलिए माइनस 14, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है। 9 चौक 36, 36 ऋण 6 दूनी 12, 36 में 12 जाएगा 24 बचेगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, चूँकि ये माइनस है 3 2 5 तो माइनस 30 में 27 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा तो माइनस माइनस का प्लस, ये +3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये माइनस माइनस करके ये तो प्लस हो जाएगा। 5 तिया 15 ऋण 4 दूनी 8, 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। उसी प्रकार ये हो जाएगा आप लोगों का 9 तिया 27, ये तो माइनस हो जाएगा 9 तिया 27 ऋण 14, 27 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा 13 माइनस 13 बचेगा। ये हो जाएगा प्लस 9 चौक 36 ऋण 7 पंचे 35 बराबर 1 बचेगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 के बेस पे इस चीज़ को आप लोग निकाल सकते हैं। A11 की दृष्टि से, A12 की दृष्टि से, A13 की दृष्टि से, A21 की दृष्टि से, A22 की दृष्टि से, A23 की दृष्टि से, A31 की दृष्टि से, A32 की दृष्टि से, A33 की दृष्टि से आप लोग इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। X Y Z के रूप में भी कर सकते हैं, Y Z के रूप में भी कर सकते हैं, X Y Z के रूप में भी कर सकते हैं, X Z Y के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब X Y Z के रूप में कर सकते हैं,
या फिर वाई एक्स जेड के रूप में कर सकते हैं, या तीनों के बेस पे आप किसी के बेस पे कर सकते हैं। इसको आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ से भी 1 6 7 4 2 2 3 9 4 इस दृष्टि से भी इस चीज़ को भी आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को भी 1 बाय 1 करके इस चीज़ को भी आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 4 3 के बेस पे कर सकते हैं, 6 2 9 के बेस पे कर सकते हैं, 7 2 4 के बेस पे कर सकते हैं, 9 7 6 के बेस पे कर सकते हैं, 5 4 3 के बेस पे कर सकते हैं, 2 3 4 के बेस पे कर सकते हैं, 1 4 3 के बेस पे कर सकते हैं, 6 2 9 के बेस पे कर सकते हैं, 7 2 4 के बेस पे कर सकते हैं, 9 5 2 के बेस पे कर सकते हैं, 7 4 3 के बेस पे कर सकते हैं, 6 3 4 के बेस में भी इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके A1 1 की दृष्टि से, A1 2 की दृष्टि से, A1 3 की दृष्टि से, A2 1 की दृष्टि से, A2 2 की दृष्टि से, A2 3 की दृष्टि से, A3 1 की दृष्टि से, A3 2 की दृष्टि से, A3 3 की दृष्टि से आप किसी भी एंगल से इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं। तो जब भी सारणिक भी निकालना रहेगा या इसका मॉड निकालना रहेगा, चाहे सहखंडज भी निकालना रहेगा, तो आपको प्लस माइनस का ही इसको देख करके चलना है। अगर पॉजिटिव नंबर के बेस पे क्या आता है, नेगेटिव नंबर के बेस पे क्या आता है, इस चीज़ को आप लोग इसके तहत देखेंगे। क्लियर? तो बेसिक फंडामेंटल में आप लोगों को लाइनर इक्वेशन के तहत आप लोगों को यही करना है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो लाइनर इक्वेशन के तहत जो पावर का रूल होता है, जो भी वेरिएबल का रहेगा, जो भी चर राशि की घात रहेगा, वो आप लोगों को 1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को केवल एक्स वाई जेड के रूप में ही देखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या एक्स पावर 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इस तरीके से देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग रैखिक समीकरणों के अंतर्गत इस चीज़ को देख रहे हैं, जिसमें वेरिएबल का जो वैल्यूज होता है वो चेंजेबल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब चेंज होगा ही होगा। और जो आप लोगों का कॉन्सोनेंट है, जो अचर राशि है, उसका तो वैल्यूज चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो इस बीच पे आप लोग इसको एक्स ए एक्स इक्वल टू बी के बेस पे इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे आप लोग जो A1 1 की दृष्टि से, A1 2 की दृष्टि से देखेंगे, या A1 3 की दृष्टि से, A2 1 की दृष्टि से, A2 2 की दृष्टि से, A2 3 की दृष्टि से, या A3 1 A3 2 A3 3 की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको 1 बाय 1 आप लोग पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से निकाल सकते हैं, या ऑड इवन के तहत निकाल सकते हैं। अगर दोनों को वैल्यूज को जोड़ोगे, पहला को आई का वैल्यू रहता है और जो जेड का वैल्यू रहता है, अगर दोनों को आप लोग ऐड करते हैं, आई प्लस जे को ऐड करते हैं, अगर वो आप लोगों का इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, और आई और जे आप लोगों का ऑड नंबर आता है तो नेगेटिव रहेगा। मतलब इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है तो पॉजिटिव रहेगा, और विषम संख्या है तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वास्तव में जो मैं यहाँ पर A1 1 लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या होता है, A1, ये पहला वाला है वो आई का है, दूसरा वाला क्या है वो जे का है, मतलब AIJ बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, AIJ के रूप में इस चीज़ को देखा जाता है। ये आपका ए है, ये आपका आई और जे है, इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका आई है, ये जे है, ये आपका ए है, ये आपका आई है, ये जे है, इस तरीके से है। तो ये 1 1 की दृष्टि से हो जाएगा, A1 2 की दृष्टि से हो जाएगा, A1 3 की दृष्टि से हो जाएगा, A2 1 की दृष्टि से हो जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करके इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो लाइनर इक्वेशन के तहत जो रैखिक समीकरण का जो संगत होता है वह A x इक्वल टू बी के रूप में रहता है, जिसमें A आपका प्रथम अवयव के रूप में रहेगा और B आप लोगों का द्वितीय अवयव के रूप में रहेगा, जिसमें से एक समय हम लोग स्मॉल एक्स वाई जेड के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो अवयव की विधि से जो सारणिक का निकाले हैं आप लोग इस तरीके से, और इसका जो सहखंडज के रूप में निकाले हैं इस तरीके से, इसका उप सारणिक के बेस में निकालते हैं तो इसके क्रमानुसार को हम लोग चेंज कर देते हैं। ये जो A1 1 इन्वर्स के रूप में रहता है, A1 1 A1 2 A1 3, ये नीचे में आ जाता है, A1 1 A1 2 A1 3, और ये ऊपर चला जाता है इस तरीके से। मतलब रो कॉलम आपस में क्या होता है, चेंजेबल हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। रो कॉलम में चला जाता है, कॉलम रो में चला जाता है, और कॉलम और रो के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग रो और कॉलम के बेस पे बोल रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, जैसे कि ये C1 C2 C3 है, ये आपका A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 और A2 3 A3 1 A3 2 और A3 3, ये आप लोगों का ये R1, ये आप लोगों का R2, ये आप लोगों का R3। इस चीज़ को देखिएगा, ये कॉलम है, स्तंभ जिसको बोलते हैं, ये स्तंभ आपका, ये क्या है, स्तंभ आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। ये भी आपका स्तंभ है भाई, ये भी आपका स्तंभ है, ये आपका पंक्ति है भाई, ये आपका पंक्ति है, ये भी आपका पंक्ति है, ये भी आपका पंक्ति है। चलिए, तो ये R1 की दृष्टि से है, ये आप लोगों का R2 की दृष्टि से है, ये आप लोगों का R3 की दृष्टि से है। तो R1 की दृष्टि से, R2 की दृष्टि से,
और R3 की दृष्टि से है। तो पंक्ति के बेस से हम इस चीज़ को देखते हैं। पंक्ति के लिए, पंक्ति R1 के लिए देखते हैं, पंक्ति R2 के लिए देखते हैं, पंक्ति R3 के लिए देखते हैं। मतलब फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। इसी प्रकार रो 1, रो 2 और रो 3 की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो फिर भी यहाँ से ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग जब भी देखेंगे इसको, चाहे वह C1 के बेस पे हो, चाहे C2 के बेस पे हो, चाहे वह C3 के बेस पे हो, चाहे A11 की दृष्टि से हो, चाहे A12 की दृष्टि से हो, चाहे A13 की दृष्टि से हो, चाहे A21 की दृष्टि से हो, चाहे A22 की दृष्टि से हो, चाहे A23 की दृष्टि से हो, चाहे A31 की दृष्टि से हो, चाहे A32 की दृष्टि से हो, चाहे A33 की दृष्टि से हो। तो दोनों के बेस में ये जो आपका वैल्यूज़ है वो चेंजेबल पर्सन के रूप में होता है। ये फ्लेक्सिबल रहता है, हमेशा ये चेंज होते रहता है। तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में यहीं तक था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज के साथ। तो एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फार्मूला हम लोग किस तरीके से उपयोग करेंगे, उसको एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। एक्सरसाइज की शुरुआत हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।